आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है अबंडेंट फर्नेसेस इन विलेजेस। अबंडेंट फर्नेसेस का मतलब होता है वो भट्टी, वो फर्नेसेस जिसको कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मतलब छोड़ दिया गया है या फिर उसको बंद कर दिया गया है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वो भट्टी जिसके ऊपर पाबंदी लगा दिया गया है कि तुम अब इसको नहीं चलाओगे, इस प्रकार का। ठीक है, और वो भी कहाँ पे? गाँवों में। तो इंडिया के अलग अलग गाँवों में किस प्रकार से भट्टियाँ जो हमारे थे जिसमें कि स्टील, लोहा, लक्कड़ ये सब बनाया जाता था, उससे अलग अलग चीज़ें, उसको किस प्रकार से बंद किया गया, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। या फिर ये भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि किस प्रकार से वो बंद हो गया। ठीक है ना, चलिए देखा जाए। लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्ड अ हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयरन। देखिए सबसे बड़ा बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे अच्छा, यहाँ पे आपको मालूम चल गया कि जो टीपू सुल्तान का जो तलवार हुआ करता था वो ऊज स्टील से बनता था, है ना। लेकिन ऊज स्टील आता कहाँ से था? देखिए हमने आपको साइंस में पढ़ाया है कि कोई भी मेटल जब निकाला जाता है ना तो उसको अपने इनिशियल स्टेज से निकाला जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ओर, है ना। सबसे पहले हम लोगों को क्या मिलता है? ओर मिलता है। फिर ओर से हमारा आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, जिंक, ये सब चीज़ मिलता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि प्रोडक्शन ऊज स्टील का करना, ऊज स्टील का प्रोडक्शन करना मतलब ऊज स्टील को पूरी तरीके से बनाना, ये एक बहुत ही लंबा और एक बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आप और क्यों लेके आए, उसको पिघला दिए, उसमें से आपका ऊज स्टील निकल गया, इतना आसान ये नहीं था। तो ये ऊज स्टील का प्रोडक्शन करना यानी कि ऊज स्टील को निकालना, इसके लिए सबसे पहला बात तो बहुत ही मतलब कि हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निक का जरूरत पड़ता था। बात समझ में आ रही है? और ये बनता कैसे था? बेसिकली वो हमारा होता था आयरन को रिफाइन करके। आयरन को रिफाइन करने का सीधा सा मतलब यहाँ पे ये है कि पहले ओर लो, है ना, ओर को रिफाइन करो, फिर उससे आप आयरन निकालो। ठीक है, फिर आयरन को अलग अलग चीज़ों में मिला के स्टील बनाओ। जैसे आपको क्या लगता है कि आपके घर में जो स्टील का बर्तन है वो प्योर स्टील है? जवाब है नहीं, वो प्योर स्टील नहीं है। प्योर स्टील यदि होगा ना तो फिर वो बहुत महंगा हो जाएगा, है ना। तो जो भी आपके घर में जो बर्तन आता है वो प्योर स्टील नहीं है, वो 2-3 प्रकार के एलिमेंट का मिक्सचर है। हो सकता है उसमें आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम तीनों चीज़ मिला हुआ हो, या फिर जिंक भी मिला हुआ हो, है ना। इस प्रकार का चीज़ होता है। तो यहाँ पे पहले पॉइंट में आपको ये बताया जा रहा है कि ऊज स्टील का प्रोडक्शन करना यानी कि ऊज स्टील को बनाना एक बहुत ही लंबा प्रोसेस था। साथ ही साथ उसमें बुद्धि बहुत लगता था, मतलब कि समय के साथ साथ उसमें स्किल बहुत ज़्यादा लगता था। ठीक है ना, ये पहला बात हो गया। उसके बाद इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया, बिहार समझ में आ गया, सेंट्रल इंडिया का मतलब मध्य प्रदेश यानी कि बीच वाला मध्य प्रदेश का ये बात कर रहा है। तो इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया, हम लोग मध्य प्रदेश भी कह सकते हैं, every district had smelters that used local deposits of ore to produce iron, which was widely used for manufacture of implements and tools of daily use। यहाँ पे बात कहा जा रहा है कि बिहार और मध्य प्रदेश का, ठीक है ना, बिहार और मध्य प्रदेश के लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिला में स्मेल्टर्स लोग हुआ करते थे। स्मेल्टर्स मतलब वो लोग होते हैं जो कि आयरन को पिघला के कुछ अलग अलग चीज अपना बनाते हैं। इसको आप लोहार भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो बिहार और मध्य प्रदेश में उसके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग लोहार लोग हुआ करते थे, स्मेल्टर लोग हुआ करते थे, जो कि ओर को, जो ओर उसको मिलता था, चलिए जैसे मान लीजिए जंगलों में मिल गया, पहाड़ों में उसको ओर मिल गया, तो वो लोग उसको लेके आते थे, उसको पूरी तरीके से रिफाइन करते थे। रिफाइन करने के बाद वो जो है ना अपना डेली यूज में इस्तेमाल होने वाला अलग अलग प्रकार का औजार ये सब बनाया करते थे। जैसे मान लीजिए उसको कुदाल बनाना है, फावड़ा बनाना है, खुरपी बनाना है ना, ये सब तलवार भाला ये सब बनाना है, तो वो लोग इस सब चीज़ से बनाते थे। ठीक है, सिंपल सा बात है। तो ये लोग जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि अपने डेली इस्तेमाल होने वाले टूल्स को जो बनाते थे, क्या इसके लिए कोई अलग दुनिया से स्टील ये सब आता था क्या? नहीं, ये जो इसके आसपास में जंगलों में, पहाड़ों में ओर मिल गया, उसी को ये लोग रिफाइन करके उसी से ये लोग अपना हथियार, औजार ये सब बनाया करते थे। ठीक है, उसके बाद द फर्नेसेस वेयर बिल्ट ऑफ क्ले एंड सन ड्राइड ब्रिक्स। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि जो हमारा भट्टी होता था जिसमें कि हमारा ये सब चीज़ बनता था, रिफाइन होता था, है ना, जहाँ पे तलवार ये सब बनते होंगे उस समय के, तो वो भट्टी किस प्रकार से बना हुआ होता था? तो वो भट्टी बिल्कुल किले का बना होता था। किले मतलब आप समझ सकते हैं मिट्टी, ठीक है ना।
तो वो एक तरीके से मिट्टी से बना हुआ होता था, और मिट्टी के साथ साथ जो है ना ब्रिक्स यानी कि ईंट, और वो भी कैसा ईंट जो कि सूरज की रोशनी में पूरी तरीके से ठोस हो गया हो, है ना। जैसे आज हम लोग घर बनाते हैं, तो घर बनाते हैं जिसमें हम लोग घर बनाते हैं तो ब्रिक इस्तेमाल करते हैं, वो ब्रिक सबसे पहले सूरज की रोशनी में उसको ठोस किया जाता है, सॉलिड बनाया जाता है। सॉलिड बनाने के बाद उसको चिमनी भट्टी में डाला जाता है, यानी कि आग के अंदर उसको डाला जाता है ताकि वो और ज़्यादा ठोस हो जाए, और उसी के वजह से उसमें रेड कलर आता है ना। इस बात को आप याद रखेंगे। तो जो हमारा भट्टी बनता था वो मिट्टी के साथ साथ ईंट से ही बनता था, लेकिन ये कौन सा ईंट, बहुत अच्छा वाला ईंट जो आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो वाला नहीं, ये ईंट नहीं। बेसिकली पहले के ज़माने में ईंट कैसे बनता था ना, मट्टी लो, है ना, मट्टी को ईंट का जैसा शेप दे दो और उसको सूरज की रोशनी में सुखा दो, वही हो गया हमारा ईंट। उस समय पैसा ही बनता था, और इन्हीं सब चीज़ों से उस समय के भट्टी को तैयार किया जाता था। उसके बाद द स्मेल्टिंग वाज डन बाय मेन वाइल वोमेन वर्कड द बिलोज पंपिंग एयर दैट केप्ट द चारकोल बर्निंग। यहाँ पे ना स्मेल्टिंग का जो काम था, यानी कि पिघलाने का जो काम था, जैसे मान लीजिए अब बहुत बड़ा एक आयरन का टुकड़ा है, ठीक है ना, उसको पिघला के कुदाल बनाना है, फावड़ा बनाना है, हसुआ बनाना है, खुरपी बनाना है, तो उसको पिघलाने का काम जो था वो पिघलाने का काम पुरुष करते थे, यानी कि मेन करते थे। लेकिन पिघलाने में तो हवा भी तो चाहिए। आप देखते होंगे कहीं पे भी जब यदि कहीं पे कुदाल फावड़ा जैसे बनता है, कहीं पे यदि लोहार काम करता है, तो वो बार बार ना एक हाथ से हवा भी उसमें देते रहता है। इस तरीके से आप देखे होंगे कभी भी, है ना। तो स्मेल्टिंग में चूंकि हमारा आग जल रहा है ना, उसमें चीजें हमारा पिघल भी रहे हैं, तो पिघलाने का काम पुरुषों का होता था, लेकिन उसमें हवा देने का जो काम होता था, यानी कि उसमें बार बार हमारा हवा जाते रहे तभी तो आग जलता रहेगा, है ना, वो काम किसका था, औरतों का था, ठीक है ना। और बिलोज का मतलब क्या होता है, देखिए, इट इज अ डिवाइस और इक्विपमेंट दैट कैन पंप एयर। तो बिलोज एक तरीके का डिवाइस होता था, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मशीन तो नहीं कह सकते हैं, बेसिकली एक प्रकार का आप उसको इक्विपमेंट कह लीजिए, है ना, वो जिससे कि उस भट्टी में हवा दिया जाता था। जैसे हाँ, पंखा के जैसा, जैसे हम लोग आज गर्मी लगता है तो हाथ वाला पंखा इस्तेमाल कर लेते हैं गर्मी के समय में, उसी प्रकार का इसका एक तरीके से आप कह सकते हैं पंखा ही जैसा होता था, लेकिन इसको हाथ में लेके इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि वो थोड़ा सा बड़ा होता था, उसको हम लोग ऊपर नीचे करते रहते थे, तो भट्टी में जाके हवा बार बार ट्रांसफर होता रहता था। और जब भट्टी में हवा बार बार जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें हमेशा आग जलता रहेगा, है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि पिघलाने का काम जो है पुरुषों का था, लेकिन उसमें हवा देने का काम जो है ताकि हमेशा आग जलता रहे, वो महिलाओं का काम था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बाय द लेट 19th century in most village furnaces fell into disuse and the amount of iron produced came down। मतलब कि 19th सेंचुरी के आखिरी तक, मतलब कि 1890 एंड 1895 इसके आसपास जो है, लगभग अधिकतर गांवों में फर्नेसेस यानी कि जो भट्टी है वो धीरे धीरे बंद होने लगा। अब बंद क्यों होने लगा, इसके पीछे भी रीजन है, बस यहाँ पे आप अभी फिलहाल ये जानिए कि 19th सेंचुरी के लगभग आखिरी वाले दौर में, मतलब कि 1890 95 इस प्रकार के दौर में अधिकतर गांव में जो भट्टी था हमारा, जहाँ पे कि पिघलाने का काम होता था, अलग अलग औजार बनाने का काम होता था, वो धीरे धीरे ना अब खत्म होने लगा। आयरन भी हमारा अब नहीं बन पा रहा था। इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है, सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि वन रीजन बिहाइंड इट वाज द न्यू फॉरेस्ट लॉज। और फॉरेस्ट लॉ के बारे में हम लोग अपने पिछले कुछ क्लासों में पढ़ चुके हैं। फॉरेस्ट लॉ में बेसिकली क्या था, फॉरेस्ट लॉ बेसिकली ये कहता था कि जंगलों में कोई नहीं आएगा, कोई भी इसमें अपना गाय बैल भैंस बकरी नहीं चराएगा, यहाँ से कोई अपना जलावन इकट्ठा करके नहीं लेके जाएगा, लकड़ी लेके नहीं जाएगा, फल फूल लेके नहीं जाएगा, इंटर भी नहीं करेगा जंगल में, यानी कि जंगलों को एक तरीके से रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया जाता था, यानी कि इसमें कोई भी नहीं आएगा अंग्रेजों के अलावा, है ना। तो फॉरेस्ट लॉ के तहत यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि फॉरेस्ट लॉ के कारण ही अधिकतर गांवों के भट्टी जो है बंद हो गए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर भट्टी का जंगल से क्या कनेक्शन है ना। कनेक्शन है, क्या कनेक्शन है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, when the colonial government prevented people from entering the reserve forest, iron smelters were unable to find wood for charcoal, also they were unable to get iron ore। अब देखिए जो हमारे आयरन स्मेल्टर होते थे, यानी कि जो लोहार हुआ करते थे, उन लोगों को लकड़ी और ये सब कहाँ से मिलता था, जंगलों से मिलता था। अब जब उसको जंगल जाने ही नहीं दे रहा है तो क्या उसको लकड़ी मिल पाएगा,
क्या वो भट्टी जला पाएगा? नहीं जला पाएगा। और क्या अब उसको ओर मिल पा रहा है? नहीं। अब जब उसको ओर ही नहीं मिल पा रहा है तो क्या वो आयरन बना पाएगा, स्टील बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो सबका सब चीज़ जो है ना जंगलों से ही मिलता था, तो जंगल में अब जाने ही नहीं दे रहा है, तो अब ये भट्टी हमारा चलेगा कैसे? तो नहीं चल पा रहा था, है ना। उसके बाद समटाइम्स दे ऑफन entered the forest secretly and collected wood and iron ore, but they could not sustain their occupation on this basis for long. लेकिन चोरी छिपे ये लोग कभी कभी जो है ना जंगलों में घुस जाते थे, जंगलों में घुस के लकड़ी इकट्ठा करना, आयरन ओर इकट्ठा करना, ये लोग कर लेते थे, लेकिन चोरी छुपे। अब चोरी छुपे कितना, आप पूरा जीवन तो नहीं चला सकते हैं, तो चोरी छुपे कितना दिन ये लोग काम करते, है ना। तो चोरी छिपे ये लोग घुस तो जाते थे, इकट्ठा कर लेते थे, लेकिन इनका पूरी तरीके से डिमांड जो है फुलफिल नहीं हो पाता था, है ना। अब चूंकि बताइए आप कब तक चोरी छुपे जंगल में जाएंगे, कभी कभी पकड़ा जाएंगे तो बहुत मार खाएंगे फिर, है ना। तो इस वजह से जो है इनका धीरे धीरे भट्टी बंद होने लगा था। उसके बाद मैनी गेव अप देयर ऑक्यूपेशन एंड लुक्ड फॉर अदर मीन्स ऑफ लिवलीहुड। तो जिस आदमी का अपना जो कारोबार था, जो जीवन यापन था, वो भट्टी पर चलता था, औजारों को बना के मार्केट में बेच के, वो तो पूरी तरीके से बंद हो गया। तो अब वो लोग अपने अलग अलग रोजगार को ढूंढने लगे ताकि उसका पैसा आता रहे, जीवन उसका अपना चलता रहे। तो इस तरीके से भारत में जो भट्टी थे वो धीरे धीरे बंद होने लगे, ठीक है ना। आगे, इन सम एरियाज द गवर्नमेंट डिड ग्रांट एक्सेस टू द फॉरेस्ट। लेकिन कुछ ऐसे भी जगह थे जहां पे कि अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है हम आपको जंगल में जाने को परमिशन देंगे, लेकिन इसके कुछ उन्होंने शर्त रख दिया। क्या शर्त रखा भाई देखो, बट दे हैड टू पे अ वेरी हाई टैक्स टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कुछ लोगों को उन्होंने परमिशन दिया कि ठीक है हम आपको जाने के लिए जंगल में परमिशन देंगे, लेकिन इसके बदले में जो है ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यानी कि अंग्रेजों को बहुत ही भारी मात्रा में टैक्स देना पड़ेगा। अब इतना टैक्स था कि आप फॉरेस्ट में जाओ या फिर ना जाओ बात बराबर है ना। तो बहुत सारे लोग जाते ही नहीं थे कि भाई जितना का कमाई नहीं होगा उतना तो हम टैक्स ही देंगे, तो फिर फायदा क्या, है ना। तो यहाँ पे कोई जो है ना काम ही नहीं कर पा रहे थे ये लोग। अब इनको जो है अपना काम छोड़ के दूसरे कामों में शिफ्ट करना पड़ रहा था। दिस रिड्यूस्ड देयर इनकम। अब ऑब्वियस ये बात है भाई, जब आपने इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया है तो कोई भी आदमी टैक्स दे के यदि अपना काम करेगा तो इनकम से ज़्यादा तो आप टैक्स ही ले रहे हैं, तो उसका इनकम कहाँ से बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे लोगों का जीवन जो तरीके से है वो आप कह सकते हैं कि मतलब संकट में अब बीतने लगा था, ठीक है ना। वो अपना इनकम भी जनरेट नहीं कर पा रहा था, अपने घर परिवार का पेट भी नहीं भर पा रहा था। बट by the late 19th century iron and steel was being imported from Britain। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि 19th सेंचुरी के आखिरी समय से ना आखिरी समय तक ब्रिटेन से भी हमारे भारत में आयरन और स्टील ये सब आने लगा था। तो जो हमारे भारत में आयरन और स्टील था वो तो जंगलों में था, अब जंगल में जाने के लिए दे नहीं रहा है, तो जिस आदमी का इस पर रोजगार टिका हुआ है वो कहीं ना कहीं से तो खरीद को अपना जीवन यापन चलाएगा। तो ये लोग अंग्रेजों से खरीद लेते थे महंगे दामों में, है ना। यानी कि आप कह सकते हैं कि इनका जीवन जो एक तरीके से अब संकट में बीत रहा था, है ना। खुशहाली का जीवन अब इनका नहीं रह गया था। आयरन स्मिथ्स मतलब लोहार, ठीक है ना, और गोल्ड स्मिथ मतलब सोनार। तो आयरन स्मिथ्स इन इंडिया बिगेन यूजिंग द इंपोर्टेड आयरन टू मैन्युफैक्चर यूटेंसिल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। तो हमारे भारत के कुछ लोग लोहार सब जो कि उनका काम ही उसमें लगा हुआ था, कोई बर्तन बनाते थे, है ना, कोई चम्मच, कोई कंछूल, कोई डब्बू, ये सब बनाते थे, कोई बर्तन बनाते थे, कोई थाली बनाते थे, कोई छीपा बनाते थे, कोई कटोरी बनाते थे, कोई लोटा बनाते थे। तो इन सारे चीज़ों को बनाने में जो लोग लगे हुए थे, जिनको इसमें महारत हासिल था, तो इसके लिए मुश्किल ये था कि ये अपने काम को छोड़ के किसी में जाएंगे तो उसको काम को सीखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम पढ़ाने में ठीक है, हम पढ़ा लेते हैं, लेकिन हमसे क्या कभी लेबर वाला काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, उसको हमको सीखना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बात कहा गया है कि जो लोगों का रोजगार ही इससे टिका हुआ था वो लोग अपना रोजगार करते थे, अंग्रेजों से आयरन और स्टील खरीद के महंगे दामों में अपना रोजगार करते थे। भले ही इनको मुनाफा 2 ही रुपया होता था, लेकिन अपना काम ये लोग करते थे क्योंकि इनको महारत इसमें हासिल था। इसकी ये किसी और में जाएंगे तो इनको सीखने के लिए अलग से टाइम देना पड़ेगा, है ना, जो कि ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिस लोअर द डिमांड फॉर आयरन
प्रोड्यूस्ड बाय लोकल स्मेल्टर्स। और इसी के वजह से हमारे भारत के लोग जो हैं अब किसी भी प्रकार के सामानों को नहीं बना पा रहे थे। अब जब बना ही नहीं पा रहे थे तो क्या हमारा किसी भी प्रकार का पॉपुलैरिटी होगा? नहीं होगा, घट जाएगा। तो यही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे सामना देखने को मिला कि हमारा आयरन और स्टील का जो कल्चर था वो तो घट ही गया, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का रोजगार भी छीन गया, है ना। ये चीज़ उस समय पे हुआ। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। तो आयरन और स्टील फैक्ट्री हमारे भारत में कैसे आया, कहाँ आया, उसका क्या फीचर्स था, इसके बारे में हम लोग अगले वाले क्लास में बात करेंगे, जो कि अगले वाले क्लास में हमारा लास्ट क्लास होगा। ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।